गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पानी क्या होता है, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और पानी के भौतिक गुण कौन से हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे पानी के रासायनिक गुणों के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच आर नेसेसरी टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वाटर। जो पीने का पानी है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए रासायनिक गुण जो है पानी के, उसकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल पैरामीटर्स फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें जो हमारा उद्देश्य रहेगा, जो एम है हमारा आज के इस टॉपिक का, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे टू नो अबाउट द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। जो पानी की रासायनिक विशेषताएं हैं, पानी की रासायनिक विशेषताएं। अभी इन विशेषताओं में क्या क्या हो सकता है, जैसे पीएच ऑफ वाटर, हम सीखेंगे पानी का पीएच क्या होता है और पीने वाले पानी का पीएच कितना होना चाहिए। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमोनिया, पानी में अगर अमोनिया है तो वो उसका क्या फर्क पड़ेगा पानी पे, और कितना अमोनिया कंटेंट जो है पीने वाले पानी में होना चाहिए। उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरीन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्लोराइड और फॉस्फेट, ये सारे जो केमिकल विशेषताएं हैं, जो हमारी रासायनिक विशेषताएं हैं, पानी में मौजूद रहेंगे। हमने आज जानना है कि पानी में इन सब जो हमने यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं, इनका कितना कंटेंट होगा तो पानी जो है पीने योग्य है, और कितने कंटेंट के बाद पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारा वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया या पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। इसमें हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल की 3 विशेषताएं होती हैं जिनके बेस पे हम पानी का निर्धारण करते हैं कि वह पीने योग्य है या नहीं। उन 3 विशेषताओं में भौतिक विशेषताएं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, और जैविक विशेषताएं यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो आती हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक एक करके हम सारी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पानी की गुणवत्ता की रासायनिक विशेषताएं, तो इसका मतलब क्या है, पानी की गुणवत्ता के कुछ रासायनिक पहलू हैं जो यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि पानी प्रदूषित है या नहीं है। जैसे उसमें क्लोरीड आयन कितने हैं, क्लोराइड आयन कितने हैं, अमोनिया कितना है, नाइट्राइट कितना है, नाइट्रेट कितना है, ऐसे ही बीओडी, सीओडी इत्यादि। हम एक एक करके देखेंगे कि यह केमिकल विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोराइड आयन की। हम देखते हैं कि क्लोराइड आयन क्या है। सामान्यतः सभी प्रकार के जल में क्लोराइड आयन होता है, लेकिन प्राकृतिक जल प्रणाली में इसकी सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन, बहुत कम रहती है। जो नेचुरल वाटर है उसमें इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन मूत्र और मल प्रदूषित जल, जो यूरिनल से वाटर आएगा या आपके टॉयलेट सीट वगैरह से पानी आएगा, उसमें क्लोराइड आयन की मात्रा बहुत अधिक होती है। होगा क्या, क्लोराइड आयन की उच्च सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन, नमकीन स्वाद देती है और पानी की पाइपलाइनों को भी नष्ट कर देती है। कई बार हम देखते हैं कि जो वॉशरूम के पास पाइपें होती हैं, वॉशरूम के पास वाली पाइपें ज़्यादा जल्दी खराब होती हैं क्योंकि उसमें क्लोराइड आयन ज़्यादा मात्रा में होता है। आमतौर पर 150 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम लीटर क्लोराइड आयन हानि रहित होता है। अगर क्लोराइड इतना है तो इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यह 200 मिलीग्राम लीटर बढ़ जाता है तो ये लास्ट लिमिट है हमारी। जैसे जिस पानी में क्लोराइड आयन 200 मिलीग्राम पर लीटर इतना हो जाएगा तो ये लास्ट लिमिट है, इसके बाद वाला पानी जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे अमोनिया। तो पानी में अमोनिया प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से आता है। क्लोरोमाइन का उपयोग करके कीटाणु शोधन प्रक्रिया के दौरान इसकी सांद्रता भी बढ़ जाती है। जैसे जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन की वजह से अमोनिया की कंसंट्रेशन पानी में और बढ़ जाती है। पानी में 1 मिलीग्राम लीटर से कम, मतलब 1 लीटर अगर आपका पानी है, अगर इसमें टोटल 1 लीटर पानी है तो इसमें कितना अमोनिया जो है वो अलाउ होगा, तो 1 मिलीग्राम, सिर्फ 1 मिलीग्राम जो है उसकी स्वीकार्य लिमिट है, उतना परमिसिबल है। उसके बाद मनुष्य और उत्तर जानवर पानी में अमोनिया के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। आदमी पर जो बड़े जानवर हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव कम है, लेकिन कुछ मछलियां जो छोटी हैं या जलीय जीव हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए जहरीला होता है। अमोनिया युक्त पानी को लंबे समय तक अगर हम सेवन करते हैं, ऐसा पानी जिसमें अमोनिया है उसको हम रोज पी रहे हैं, तो ये जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्राइट की। तो यह Na2 के नाइट्राइट के रूप में रूपांतरण के दौरान बनने वाला एक बहुत ही अस्थिर मध्यवर्ती पदार्थ है। एरोबिक स्थिति, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एरोबिक क्या होता है। एरोबिक होता है वायवीय स्थिति, जहां पे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एक टर्म इसमें आएगी अवायवीय, इसको बोलते हैं हम एनएरोबिक। तो यह वह स्थिति है जहां ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो जाती है। तो एरोबिक स्थिति में नाइट्रेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि अवायवीय स्थिति जो एनएरोबिक स्थिति है में नाइट्राइट अमोनिया में अपचेद हो जाता है। यदि पीने के पानी में नाइट्राइट की सांद्रता जो कंसंट्रेशन है अधिक है, तो यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। तो मतलब जो पीने का पानी है उसमें नाइट्राइट भी नहीं होना चाहिए। अब इसका स्तर जो परमिसिबल है, पीने के पानी में नाइट्राइट का स्तर कितना, सिर्फ 1 मिलीग्राम पर लीटर। जैसे अमोनिया का था वैसे ही हमारे पास नाइट्राइट का रहेगा, लेड का भी इतना ही रहता है। आर्सेनिक, मरकरी, ये सारे ही बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इनका कंटेंट पानी में जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे नाइट्राइट। ये था नाइट्राइट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। जैसे आपने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चों में होने वाला एक रोग है जिससे बच्चे नीले पड़ने लगते हैं। तो यह किसकी वजह से होता है, नाइट्राइट की वजह से। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, विषाक्तता पीने के पानी में नाइट्राइट के कारण होगी तो बच्चों पे ज्यादा असर करती है। उसका कारण क्या है, दूषित पानी का सेवन करने के कारण रक्त में नाइट्राइट का स्तर अधिक हो जाता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकता है। ये हमारी बॉडी में निर्माण इसका होना चाहिए, लेकिन नाइट्राइट क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं और इसकी जगह क्या बनाते हैं, नाइट्रोसोमोग्लोबिन। ये हमारे लिए हानिकारक है। तो मतलब अगर पीने के पानी में नाइट्राइट का कंटेंट है तो यह हमारे लिए हानिकारक है। बच्चों पे आज ज्यादा असर इसलिए करता है क्योंकि बच्चों में जो एसिड्स होते हैं, एसिड जो जनरेट करती है हमारी बॉडी, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्राइट आसानी से बच्चों के ऊपर असर करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे नाइट्रेट्स क्या होते हैं। जैसे हमने नाइट्रेट के बारे में हम जानेंगे, यह नाइट्रोजन का सबसे स्थिर ऑक्सीकृत रूप है। जल में नाइट्रेट कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और बायोमेंटली नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आता है। नाइट्राइट की तरह पीने के पानी में नाइट्रेट 3 मिलीग्राम, जो हमारे पास, पहले हमने नाइट्राइट के बारे में पढ़ा, अब ये नाइट्रेट है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसमें इसकी सांद्रता कितना हो सकता है, इसका स्तर 3 मिलीग्राम है। ये भी हमारे लिए हानिकारक, लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिट जो है ज्यादा हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करें इसका हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा,
शिशुओं की आंत में नाइट्रेट कम होकर नाइट्राइट में बदल जाता है। तो अगर हम इसका भी सेवन कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, नाइट्रेट फिर से नाइट्राइट बन जाएगा। तो अगर हम इसका सेवन ही इसी को पानी से हटा देंगे तो नाइट्राइट बनने के चांस कम हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फॉस्फेट। तो जल स्रोतों में फॉस्फेट कहां से आता है? जब हम खाद देते हैं ना अपनी फसलों को, जो उर्वरक देते हैं उसमें फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट जल के स्रोतों में कृषि अपशिष्टों, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों से आता है। फॉस्फेट मानव के लिए विषैला नहीं है, लेकिन यह तालाब जैसी प्राकृतिक जल प्रणाली में महत्वपूर्ण रसायन है, क्योंकि इसकी उच्च सांद्रता यूट्रोफिकेशन की सुविधा प्रदान करती है, मतलब उस पानी को साफ करने में मदद करती है। उसके बाद हम बात करेंगे कठोरता की, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी ने डिटेल में कठोरता के बारे में जानना होगा तो वो उस वीडियो को देख ले। बाकी थोड़ा इसमें मैं बता देता हूँ कि कठोरता जो है पानी की, उसके कारण होता क्या है, साबुन आसानी से झाग नहीं बनाता है। और कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम जो हमारे, इसको नम साल्ट बोल सकते हैं इसको, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एटसेट्रा, वह हार्डनेस के कारण बनते हैं। अब अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जबकि स्थायी जो कठोरता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। हालांकि जो कठोर पानी है वो पीना हमारे लिए ठीक होता है, लेकिन कुछ हद तक। जो MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होने वाली कठोरता स्वास्थ्य पर कुछ गंभीर प्रभाव डालती है। तो इसलिए हमें इसका लगातार हम अगर कठोर पानी पिएंगे तो यह भी हमारी सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। इसके बाद हम बात करेंगे BOD की। BOD का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर जैविक ऑक्सीजन की मांग। जैविक ऑक्सीजन है क्या, जैसे पानी है ना, पौंड है हमारे, उनमें हमारे जलीय जीव होते हैं। पानी में अगर कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ इम्प्यूरिटीज हैं, तो उसको कई बार जो जल में रहने वाले जीव हैं उसको खा के खत्म कर देते हैं, उसकी यूट्रोफिकेशन करते हैं। लेकिन उनको अल्टीमेटली चाहिए क्या इन सब के लिए, ऑक्सीजन। जिस चीज ने जिंदा रहना है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वह है हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जैविक ऑक्सीजन मांग एरोबिक स्थिति के तहत पानी में मौजूद बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जीवित जीव द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि बायोडिग्रेडेशन के दौरान ऑक्सीजन की खपत दर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के पानी में घुलनशीलता से अधिक है तो घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। जितनी वायुमंडल में ऑक्सीजन है, और अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि अगर इम्प्यूरिटीज जो हमारे जैविक सूक्ष्म जीव हैं, अगर ये ज्यादा ऑक्सीजन की खपत करेंगे और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो कम होगी इसके मुकाबले, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो BOD है क्या होगा, और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। जितनी ज्यादा खपत होगी उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला ना एरोबिक, इसमें एक वर्ड है एरोबिक। एरोबिक ऐसी स्थिति होती है जब ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वह एनएरोबिक हो जाएगी और वह हानिकारक स्थिति होती है। मतलब वहां ऐसे जीव पैदा होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं। तो जब ये स्थिति एरोबिक से एनएरोबिक यानी अवायवीय हो जाएगी तब क्या होगा, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो BOD के बेस पे हम BOD जो है इसके बेस पे भी हम पता लगा लेते हैं कि पानी कितना प्योर है। जिस पानी की BOD ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा है, जिसमें BOD ज्यादा होगी उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होंगे। तो हम पता लगा पाते हैं BOD के जरिए कि पानी हमारा कैसा है। साफ पानी में तो कुछ होगा नहीं, उसमें BOD कम रहेगी। BOD भी एक तरीका है
पानी की क्वालिटी को मेजर करने का। उसके बाद होता है सीओडी। जैसे बीओडी था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो रासायनिक ऑक्सीजन की मांग है। तो सीओडी K2Cr2O7 जैसे मजबूत रासायनिक ऑक्सीकरण एजेंटों द्वारा पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। जैसे बीओडी थी ना, तो बीओडी में क्या था, जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ थे उनको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी। अब इसमें ये केमिकल है, जो केमिकल पदार्थों के लिए पड़ेगी ऑक्सीजन की आवश्यकता वह है सीओडी। सीओडी माप पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है, जिसमें विषाक्त और रोगाणु रोधी रसायन होते हैं। उसके बाद घुलित ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी मतलब प्रॉपर्टी है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। ऑक्सीजन एक ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं घटक है जो आसानी से पानी में घुलता है। तो ऑक्सीजन अत्यधिक घुलनशील है और घुलित ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रूप में पानी में घुल जाती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मछलियों, एरोबिक बैक्टीरिया आदि जैसे जलीय एरोबिक जीवों के लिए ऑक्सीजन का एक स्रोत है। इसलिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्राकृतिक जल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसकी गुणवत्ता निर्धारित करती है। यदि जल में डीओ अनुपस्थित हो तो जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। स्थिति कैसी हो जाएगी, अवायवीय हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच की। ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा जरूरी है। पीएच जो है इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हमारा तटस्थ, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। जो हमारा न्यूट्रल वाटर होगा उसका पीएच कितना रहता है, 7 रहता है। अब जो जिसका पीएच 7 है इसका मतलब वह पानी ना तो अम्लीय है और ना ही वह पानी क्षारीय है। अम्ल का मतलब होता है एसिडिक और क्षारीय का मतलब होता है अल्कलिन। जैसे जैसे पीएच, जैसे ये स्केल है तो 7 में क्या बोल रहा है, 7 पानी का पीएच कितना है, 7। जैसे जैसे हम 7 से बढ़ेंगे हमारे खून का जो ब्लड का पीएच 8 हो जाएगा। जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोडा आ जाएगा हमारे पास, टॉनिक टैबलेट्स, अमोनिया सॉल्यूशन, ऐसे जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे पानी हमारा क्षारीय होता जाएगा, उसमें अम्लों की मात्रा है वह कम होती जाएगी, तो पानी अल्कलाइन होना शुरू होगा। और जैसे हम 7 से पीछे हटेंगे 6, 5, तो इसमें एसिड आने शुरू होते हैं। जैसे आपने लेमन, हम बोलते हैं ना लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, तो इसका पीएच जैसे 2 आ गया। स्टोमिक एसिड जो हमारे पेट में है उसमें 1, जो बैटरी एसिड है उसका 0, तो 0 से लेके 14 का स्केल है और इसमें 7 जो है न्यूट्रल रहता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो पीने का पानी है वह कितना हो सकता है, तो पीने का पानी का पीएच हो सकता है 6.5 से लेके 8.5 तक। अगर पीने के पानी का पीएच उसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 6.5 से लेके 8.5 है तो वह पानी पीने योग्य है। अब हम इसके बाद चलते हैं डिटेल की तरफ। इसको आप 8.5 कर लें। 6.5 से लेके 8.5 तक अगर पीएच है तो उस पानी को हम पी सकते हैं। अब एक चीज और है जो अब तक हमने पढ़ा कि नाइट्रेट कितना होना चाहिए, नाइट्रेट क्या होते हैं, अमोनिया, पीएच, सब कुछ। अब उसका ये एक चार्ट है, इसको वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड बीआईएस स्टैंडर्ड, बीआईएस स्टैंडर्ड फॉर वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स, जो पानी में बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, बायोलॉजिकल अभी हमने पढ़ी नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बात हम करते हैं पीएच, ये टेस्ट और ऑर्डर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, पीएच हमने केमिकल में पढ़ लिया, टीडीएस हमने उसमें पढ़ा था अपनी भौतिक जो हमारी विशेषताएं थी यानी फिजिकल में,
हार्डनेस, अल्कलिनिटी, नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी भी हमने फिजिकल में पढ़ा था। टर्बिडिटी, टीडीएस, ऑर्डर, टेस्ट। उसके बाद हमारे पास आर्सेनिक, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आयरन, जिंक। तो ये सारे क्या हैं? इसमें सिर्फ ये लास्ट वाले दो हैं, ये है हमारे पास बायोलॉजिकल। ये दो बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं, और जिनको मैंने ये एरो लगाया हुआ है, ये है हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स। और जो इसके अलावा बाकी सारे रह गए हैं वह है हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स। अब इनकी लिमिट दी गई है। जैसे हम बात करें ऑर्डर और टेस्ट की, तो ऑर्डर का मतलब होता है पानी में जो गंध होगी, और टेस्ट जो उसका स्वाद है। तो इसकी परमिसिबल लिमिट है एग्रीएबल, जितना हमें लगे जो स्वाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे गंध खुद ही बोल देती है, पानी में जब दुर्गंध होगी तो हमें खुद ही ऐसा लगेगा कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। जिस पानी को आप उठाएंगे, पीने लगेंगे और आपको लगेगा मैं पी सकता हूँ, तो वो पानी ठीक है। और अगर हम इसको स्केल के हिसाब से बात करें तो टेस्ट और ऑर्डर को हमने किससे मापते हैं? ऑस्मोस्कोप से। तो उसमें अगर उसका लेवल 1 है तो वो पीने लायक है, अगर 3 तक पहुंच जाता है तो पीने योग्य नहीं है। लेकिन इसको हम ऐसे फील भी करके एग्रीएबल, जो हमें लगेगा कि एग्रीएबल है, वो ओके है। लेकिन बात करें पीएच की, तो पीएच जैसे हमने डिस्कस किया 6.5 से 8.5 तक इसकी लिमिट जो है परमिसिबल लिमिट है, इतना स्वीकार किया गया है। और मैक्सिमम लिमिट अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर 6.5 से 8.5 तक का पानी अवेलेबल नहीं है तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर हम रिलैक्स करते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ना तो हम एसिडिक पानी पी पाते हैं, ना हम जो हमारा क्षारीय पानी है, अल्कलिन वाटर है, उसको पी पाएंगे। दोनों हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बात करें हम टीडीएस की, तो परमिसिबल लिमिट है 500। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, पानी में जो घुलनशील ठोस पदार्थ हैं, तो इसकी लिमिट है 500। लेकिन अगर 500 नहीं है, हम नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो इसमें रिलैक्सेशन कहां तक की है? 2000 तक की, 2000 ppm तक, पार्ट पर मोल तक की। अगर इससे बढ़ जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो लिमिट है जो परमिसिबल लिमिट 200, मैक्सिमम जो है वो 600। मैक्सिमम का मतलब है ये लास्ट लिमिट है, ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन लास्ट है। और इसको हम मतलब ऐसा है कि अगर रोजाना करेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन कभी कभार अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही, जैसे बरसात के दिनों में ज्यादातर हमारे पंप स्टेशन क्या करते हैं? ठप पड़ जाते हैं, हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में दिक्कत आती है। तो अगर उन दिनों में कुछ दिनों के लिए अगर ऐसा लगता है कि ये हम इन पैरामीटर्स को रीच नहीं कर पा रहे, तो हम थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन रिलैक्सेशन कितनी? जो इसमें बताई गई है। जिन चीजों में लिखा हुआ है नो रिलैक्सेशन मतलब नो रिलैक्सेशन, अगर उनको करेंगे तो वो हमारे शरीर में कैंसर इत्यादि का कारण बन सकते हैं। जैसे लेड वगैरह हो गया, मरकरी, आर्सेनिक, ये सारे कैंसर जनित हैं। और कुछ और भी है इसमें, कुछ हमारे पास जैसे वायरल हो जाता है, जैसे ये है ना हमारे पास बैक्टीरियल जो हमारे बायोलॉजिकल है, अगर इनको हम क्या लिखा हुआ है ना 0, कोई वायरस नहीं होना चाहिए पानी में, कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, कोई विषाणु, कोई जीवाणु, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बीमारी का कारण बनेंगे, इसलिए इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ना तो एफ कोलिफॉर्म होना चाहिए, ना ई कोली होना चाहिए, ना बी कोली, कुछ नहीं होना चाहिए पानी में। बैक्टीरियोलॉजिकल जो इम्प्यूरिटीज हैं 0। बात करते हैं नाइट्रेट की, तो इसकी लिमिट है, अगर हम पीपीएम में बात करें तो 45, अगर एमजी पर लीटर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था 1। यहां लिख देता हूं 1 मिलीग्राम पर लीटर, और फ्लोराइड 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सारे ही यहाँ पे दे रखे हुए हैं, जो इसमें जैसे 250, 200 ऐसे पीपीएम में है। बाकी ये जो सिंगल जो है ये भी ये कुछ एमजी में जो मैंने लिख दिया, बाकी सारे पैरामीटर्स जो आपके हैं पीपीएम में है। पार्ट पर मोल्स, पार्ट पर मोल्स का मतलब होता है ये 1000 में लेके चल रहे हैं, इसमें हम पर लीटर लेके चल, जो मतलब इसका पार्ट पर मोल इसमें 1000 में इसकी लिमिट है, 1000 में कितने हो सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे बाकी हम डिस्कस करते हैं, सल्फेट है तो 200 इसकी परमिसिबल लिमिट है और रिलैक्सेशन कहाँ तक की है, 400 तक की। क्लोराइड की 1 इसकी परमिसिबल लिमिट है, 1.5 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो आर्सेनिक ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्बिडिटी, जैसे हमने कल पढ़ा था टर्बिडिटी, यहाँ पे स्केल भी दे रखे हुए हैं इन्होंने। टर्बिडिटी की अगर हम बात करें तो एनटीयू में, टर्बिडिटी किसमें है, एनटीयू में है। और हमने इसमें ऑर्डर की कल इसकी बात की थी, कल हमने टीडीएस की बात की थी। तो स्केल सबके अलग अलग, इसमें कलर नहीं दे रखा हुआ, कल हमने कलर भी किया था, कलर को डिस्कस किया था। तो कलर के लिए अलग ही स्केल था। कलर का क्या होता है, ट्रू कलर यूनिट TCU। तो सबकी यूनिट अलग अलग होते हैं। अब जिंक है तो जिंक की परमिसिबल लिमिट है 5 और इसमें रिलैक्सेशन 15 तक की है। तो इस चार्ट को आपने अच्छे से फॉलो करना है, याद कर लेना है एग्जाम के लिए। ये जो हमने पहली स्लाइड में सीखा उन सब का ये निचोड़ है। अगर इस चार्ट को आप याद कर लेते हो तो ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टैंडर्ड है IS 10500 2012 के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरीके से है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे पानी की जैविक विशेषताएं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल जो पैरामीटर है पानी के, जो पीने योग्य पानी का हमें बताएंगे कि कौन सा पानी पीने योग्य है या नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल प्लम्बिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।